हेलो, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल बढ़िया होंगे। ये सैटरडे शॉर्ट्स कल का कल बनाना था, लेकिन कुछ कारणों से बन नहीं पाया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं है, संडे शॉर्ट्स हो जाता है। फ़िलहाल लिखा है यहाँ पे सैटरडे शॉर्ट्स ही है। तो आज तो वैसे आप लोग काफ़ी व्यस्त होंगे और पूरा दिन भी आपका बहुत बिजी रहेगा, बड़ा बिजी शेड्यूल होगा। नवरात्रि का पहला दिन है, तो पहले तो आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएँ। माता रानी ब्लेस्ड यू ऑल। तो अब चलिए, फिर भी हमें अपनी थोड़ी थोड़ी पढ़ाई तो कर ही लेनी है, और ये मेरा पेंडिंग वर्क है, मुझे ये कल करा देना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं करवा पाई। आज हम लोग इसमें सैटरडे शॉर्ट्स पहले हम लोग करते थे, आजकल नहीं कर पा रहे थे। इसमें आपके लिए शॉर्ट्स नोट्स हैं, जिनको आप लोग वन लाइनर समझ के अपना नोट भी कर सकते हो, और वीडियो या फिर एक दो बार देख करके आप लोग याद भी कर सकते हैं। टू द पॉइंट चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं अपने इसकी तरफ। तो चलिए एक बार फिर से सभी को सुप्रभात। नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी, आपके परिवार को भी, आपके बच्चों को भी, सभी लोगों को। चलिए तो आते हैं फटाफट। तो सबसे पहला देखिए, जो वन लाइनर क्वेश्चन है उसमें है कि आपका जो वस्त्र विनियमन अधिनियम आया था वो कब आया था? कब आया था? 1988 में, ठीक है, 1988 यानी कि 1988 में। फिर नेक्स्ट है, शरीर भाषा का अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग जो है काइनेसिक्स बोलते हैं। यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई है, उस पर कोई नहीं जाएगा। तो इसको जो है इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बोलते हैं काइनेसिक्स। ये आपका यूजीसी नेट के पेपर 1 में भी पूछा जा सकता है, कम्युनिकेशन वाले यूनिट में, और आपका जो सब्जेक्ट का कम्युनिकेशन है उसमें भी पूछा जा सकता है। इसका मतलब ये होता है कि हमारे बॉडी में जो हम मूवमेंट करते हैं, लाइक जब बात करते हैं, कोई भी कम्युनिकेट करते हैं चीज़ें, तो अपने हाथ को हिलाते हैं या अपनी बॉडी को थोड़ा आगे पीछे करते हैं, इस तरीके के जब भी आप बात करते हैं तो उसको हम लोग काइनेसिक्स बोलते हैं। मतलब कि एक तरीके से मूवमेंट ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, आप ये कह सकते हो, जब बात करते हैं आप। फिर नेक्स्ट है, गेबरडीन कपड़ा किस बुनाई से बना हुआ होता है? गेबरडीन कपड़ा तो किस बुनाई का बना होता है? आपकी ट्विल बुनाई से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल नीति कब आई? 1974 में। फिर है मुंह सूखना। मुंह सूखना एक तरह के आप कह सकते हो कि कंडीशन है आपकी, मतलब हमारी बॉडी की, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस्टोमा। क्या बोलते हैं? जीरोस्टोमा। फिर नेक्स्ट है, अच्छा ये आपका कुछ कम्युनिकेशन से कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी है जिसको हम लोग फटाफट समझ लेते हैं। इसको पढ़ते हैं हम लोग हेपेटिक्स। क्या पढ़ते हैं? हेपेटिक्स। इसका मतलब होता है कि जब ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसे आप कम्युनिकेशन में किसी को टच करके अगर बात करते हैं, लाइक होता है ना कि आपने किसी का हाथ पकड़ा और उसको आप दिलासा दे रहे हैं, या आप किसी को सांत्वना दे रहे हैं, या कोई बैड टच किसी ने किया, या गुड टच किसी ने किया, तो ये आप ये कह सकते हो कि जो हेपेटिक्स है वो आपके टच के टच के रिगार्डिंग है। जब आप कम्युनिकेशन करते हैं तो किसी को टच करके अगर करते हैं कम्युनिकेट, तो इसको हम लोग हेपेटिक्स के नाम से जानते हैं। एग्जाम में आपसे सीधे यही टर्म दे करके पूछ लिया जा सकता है। फिर है आपका ऑक्यूलिक्स। ऑक्यूलिक्स का मतलब होता है कि मूवमेंट ऑफ योर आइज, मतलब कि जब हम बात करते हैं तो कभी कभी होता है अपनी आंखों को बिल्कुल ऐसे बड़ा करके देखने लगते हैं, कभी गुस्से में देखने लगते हैं, या किसी को बहुत सीरियसली देखने लगते हैं, या किसी को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। तो जितनी भी आपकी आइज का मूवमेंट है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन, उसको हम लोग ऑक्यूलिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। फिर आपका प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स का मतलब होता है कि दो लोग जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उनके बीच कितनी डिस्टेंस है, मतलब कि वो एकदम 10 किलोमीटर की दूरी पे हैं, या फिर वो एक शहर से दूसरे शहर हैं, तो ये एक तरीके के डिस्टेंस बताता है। ये आपका अभी जब जो आपका मार्च में पेपर हुआ था यूजीसी नेट का, उसमें ये टर्म आपसे पूछा भी गया था। तो जो आपकी सोशल डिस्टेंसिंग होती है कि कम्युनिकेशन करने में कितनी डिस्टेंस है दो लोगों के बीच, उसको हम लोग प्रॉक्सिमिक्स के नाम से जानते हैं। फिर है आपका क्रॉनिमिक्स। क्रॉनिमिक्स का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, मतलब कम्युनिकेट करने में जो टाइम का रिगार्डिंग टू टाइम जो चीज़ें होती हैं, कि किस टाइम आप कर रहे हो, कितने टाइम तक कर रहे हो, तो ये चीज़ें आपकी क्रॉनिमिक्स में आती हैं। फिर आपका है पैरालैंग्वेज। तो पैरालैंग्वेज एक ऐसा टर्म है, ये मतलब इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि जैसे मैं मान लीजिए आपको कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मेरी आवाज़ कैसी है, बहुत तेज़ है, बहुत धीमी है, या मैं जो बोल रही हूँ आपको समझ नहीं आ रहा है, मैं तुतला रही हूँ, या फिर जो मेरी आवाज़ की पिच है वो सही नहीं है ना, या मेरे बोलने की स्पीड कैसी है, मतलब जो भी चीज़ें आप बोलते हैं, आपकी आवाज़, आपके जिस तरीके से आप बोल रहे हैं उसकी गति, है ना, और किस लहजे में आप बात कर रहे हैं, अच्छे से बात कर रहे हैं, गुस्से में बात कर रहे हैं, ये सब चीज़ें होती हैं पैरालैंग्वेज, ठीक है। फिर हमारा है कि इंसिनरेटर संबंधित है। तो इस जो इंसिनरेटर होता है वो आपके अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित होता है, ठीक है। जो चीज़ें अपशिष्ट होता है जो, उनको एक तरीके से ख़त्म करने के लिए या डिकम्पोज करने के लिए इंसिनरेटर का यूज़ किया जाता है। फिर हमारा दूसरा है कि यूरिन में रक्त आना। अगर किसी की यूरिन में रक्त आ रहा है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? हेमेट्यूरिया, ठीक है। फिर है रेडिकल बिहेवियर सिद्धांत किसने दिया? आपके स्किनर ने दिया। फिर नेक्स्ट है
अलौकिक शक्तियों से बात करना, मतलब कि जैसे किसी आत्मा से या किसी बहुत ही सुपर पावर के उस रिगार्डिंग बात करना, या कुछ लोग होते हैं ना कि आत्माओं से बात कर रहे हैं, इस तरीके का। तो अलौकिक शक्तियों से बात करना ट्रांसपर्सनल कम्युनिकेशन कहलाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। फिर नेक्स्ट है हमारा कि वर्षा के जल का दाग हटाते हैं, तो किससे हटाते हैं? सिरका से हटाते हैं। फिर नेक्स्ट है फाउंडेशन फाइबर बने होते हैं, किससे? जो आपके फाउंडेशन फाइबर होते हैं, मतलब आधारी वस्त्र होते हैं जो, वो किससे बने होते हैं? स्पेंडेक्स फाइबर के। स्पेंडेक्स क्या है? स्पेंडेक्स एक तरीके का फाइबर है जो थोड़ा सा लचीला होता है, इसमें रबड़ होता है। तो इस वजह से अगर बहुत ऐसा कपड़ा जब पहनते जो लाइक जैसे भी आपके स्विमिंग कॉस्ट्यूम हो गया, या कुछ लोग जो जिमनास्ट होते हैं, तो ये लोग आपने देखा होगा ना, बिल्कुल एकदम से ऐसे कपड़े रहते हैं इनकी कि बिल्कुल बॉडी से लगे हुए होते हैं, तो उसमें स्पेंडेक्स होता है, इस वजह से वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होता है, आराम से पहन सकते हैं उसको। नेक्स्ट है ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी जो है एक, ये भी एक टर्म है जो क्या क्या दर्शाता है कि जो आपकी मतलब जो लोगों की हड्डियां हैं, उनकी हड्डियों में क्या हो रहा है? हड्डियों की जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो रही है, मतलब एबनॉर्मल तरीके से हो रही है, और हड्डियों के फॉर्मेशन में भी कुछ दिक्कत आ रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी। और अगर ये चीज़ हो रही है तो इसका मतलब है कि किडनी की कोई बीमारी हो रही है, ठीक है। तो ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी हमें ये समझना है कि आपकी क्या हो रही है? एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, किसमें? बोन्स में, और जो फॉर्मेशन है उसका वो भी सही से नहीं हो रहा है, और ये किसका लक्षण है? किडनी की बीमारी का लक्षण है आपका ये। इसके बाद जो मदर का ये होता है आपका कोलेस्ट्रम जो होता है, उसमें लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 5.3 ग्राम। क्यों? इसीलिए जो मदर मिल्क होता है वो काफ़ी मीठा होता है। फिर नेक्स्ट है टमाटर के धब्बे को छुड़ाते हैं, तो किससे? ग्लिसरीन से छुड़ाते हैं। फिर नेक्स्ट है अमीनो एसिड, मतलब अमीनो एसिड की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? निनहाइड्रिन टेस्ट किया जाता है। आपको बस ये वन लाइनर में जानना है, क्योंकि ये आपसे नेट के एग्जाम में ये सब वन लाइनर पूछे जाते हैं, और ये सब जो क्वेश्चन है ये नेट के ही क्वेश्चन हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं कराया, लेकिन वहाँ से निकाल के ये वन लाइनर नोट्स आपके हैं, तो ये सभी सब जितने भी हैं सब प्रीवियस ईयर के ही हैं, तो अगर आप चाहो तो नोट्स बना सकते हो, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके, ठीक है। तो अमीनो एसिड के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं? निनहाइड्रिन टेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट है इन्फेंटोमीटर से क्या नापा जाता है? इन्फेंटोमीटर क्या करते हैं? इससे शिशु की लंबाई को मापा जाता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इथोलॉजिकल, आपका जो इथोलॉजिकल थ्योरी थी वो किसने दी थी? जॉन बॉल्बी ने। इसके बाद जीवित भेड़ से प्राप्त ऊन, मतलब कि जो जिंदा भेड़ होती है उनसे अगर आप ऊन काट रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्लीस बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है B12, यानी कि जो आपका साइनोकोबैल्मिन विटामिन है, साइनोकोबैल्मिन में कोबाल्ट की उस उपस्थिति की जानकारी कैसे पता चली थी? सोडियम नाइट्रोफोसाइड परीक्षण किया गया था, उससे ये पता चला था कि ये जो साइनोकोबैल्मिन यानी कि B12 विटामिन है, इसमें जो है कोबाल्ट की मात्रा है। फिर नेक्स्ट है कि आग से दूर ले जाने पर चमक के साथ जलते रहते हैं, तो क्या क्या जलते रहते हैं? जो आपका कॉटन है और आपका जो रेयॉन है ये आपका जलता रहता है। फिर नेक्स्ट है स्वाद में बदलाव या फिर विलुप्त, मतलब कि स्वाद में या तो कमी आ गई है या बिल्कुल स्वाद चला गया है मुंह का, उसको हम लोग बोलते हैं डिस्ग्यूसिया, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। इसके बाद है फिर आपका HB यानी कि हीमोग्लोबिन के घटक हैं, तो क्या है आपका? विटामिन C भी है, विटामिन B12 भी है, आयरन भी है और प्रोटीन भी है, ठीक है। आयरन और विटामिन C किस लिए है? क्योंकि ये क्या करता है? आयरन की जो क्या बोलते हैं, आयरन जो एब्जॉर्ब होता है बॉडी में, विटामिन C उसमें उसको मदद करता है। फिर है मनोमिति समस्या परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित है? मानव समस्या से ग्रस्त किशोरियों के लिए, मतलब कि जो लड़कियां मेंटल प्रॉब्लम से, आप कह सकते हो मेंटली किसी प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, तो उनके लिए मनोमिति समस्या परीक्षण टेस्ट बनाया गया है। फिर नेक्स्ट है फैब्रिक की माप, जैसे फैब्रिक होता है उसकी माप हम लोग किसमें करते हैं? डेसीमीटर में करते हैं, ठीक है। तो 10 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट है फाइबर की माप हेतु क्या करते हैं? यहाँ पर आप देखिए फैब्रिक की माप, फैब्रिक मतलब पूरा एक कपड़ा, 2 मीटर 4 मीटर 10 मीटर कपड़ा जो आप खरीद के लाते हैं और उसका कुर्ता सलवार पैंट जो भी आप बनवाना चाहते हैं वो बनवाते हैं, उसको हम लोग फैब्रिक बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फाइबर की बात हो रही है, जो एक पतला आपका एक तंतु होता है, धागा होता है एक तरीके का मतलब सभी फाइबर ही होते हैं, आप जानते ही हैं। तो इसकी माप हेतु हम लोग क्या करते हैं? अरे सॉरी, हाँ, इसकी माप हेतु जो है इसको मापने के लिए हम लोग बीसले बैलेंस से इसको मापा जाता है, ठीक है। इस टर्म को आपको याद रखना है, ये UGC नेट का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये मैचिंग के लिए जरूर आता है। फिर हम आपका नेक्स्ट है कि बीटा कैरोटीन की मूल्यांकन विधि जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं HPLC, क्या बोलते हैं? HPLC, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म है आपका कि हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। आपको ये याद रखना है, ये UGC नेट में लास्ट ईयर में पूछा गया है, अभी भी याद रखिएगा अगर मान लीजिए पूछा जाए तो। फिर नेक्स्ट है विटामिन C की मूल्यांकन विधि क्या है? तो विटामिन C की मूल्यांकन विधि जो होती है वो आपकी है ट्राइट्रिमेट्रिक, क्या है? ट्राइट्रिमेट्रिक विधि। फिर है प्रोटीन का मूल्यांकन किया जाता है किससे? जेल्डॉल मेथड से। अभी नेक्स्ट है हमारा पॉक्सो एक्ट, क्या है आपका? पॉक्सो एक्ट कब आया था? 2012 में आया था,
और इस एक्ट के तहत ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा है, मतलब जो भी चाइल्ड है, उसका ज़रूरी नहीं कि उसका प्रॉपर मतलब किसी के थ्रू उसका रेप ही हुआ, अगर उसका हैरेसमेंट भी हुआ है, उसको परेशान भी किया गया है, तब भी उसका जो है आराम से केस लिखा जा सकता है, ठीक है। इसलिए ये पॉक्सो एक्ट बनाया गया था। इसका फुल फॉर्म आपका देख रहे हैं आप, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आयोडीन जो होता है, आयोडीन से वसा की असंतृप्तता की जांच की जाती है। ये भी यूजीसी में आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में या मैचिंग में पूछा जा सकता है। फिर आपका नेक्स्ट जो बर्ड्स आई कपड़ा होता है, वो कौन से बुनाई का कपड़ा है? डॉबी बुनाई का। ऐसे आपका ब्रोकेड होता है तो वो आपका जकार्ड बुनाई का कपड़ा होता है, ठीक है। फिर आपका है कि अनैतिक मानव व्यापार अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। और 1956 में ही आपका यूजीसी भी आया था। यूजीसी आपका जो है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये भी आपका 1956 में ही आया था, ठीक है। और 1961 में आपका एनसीईआरटी आया था। इसके बाद एनसीटीई जो है आपका वो 1993 में आया था। चलिए फिलहाल अब आगे देखते हैं। फिर है अब यहाँ पर कुछ विषाक्तता से क्वेश्चन है कि डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों में जो विषाक्तता होती है वो क्यों होती है? वो होती है क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की वजह से, ठीक है। यहाँ पर आप लोग इसको मतलब रिलेट कर सकते हो। देखो डिब्बा बंद का मतलब क्या है कि बॉटल में कोई चीज़ बंद है, तो बॉटल बोटुलिनम, ठीक है, कनेक्ट कर सकते हो आप लोग। एक अब ट्रिक समझो या जो भी समझिए आप लोग कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में किसकी वजह से? क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम। इसके बाद अंडा और मांस उत्पाद में जो विषाक्तता होती है वो किसकी वजह से होती है? साल्मोनेला ग्रुप के जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी वजह से। फिर है क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ, लाइक आपका केक हो गया, पेस्ट्री हो गई, है ना, या मक्खन हो गया, इन सब चीज़ों में क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ। तो क्रीम युक्त खाद्य पदार्थों में हो जाती है स्टेफिलोकोकस ऑयरिस की वजह से। फिर नेक्स्ट है सुअर का मांस। अगर सुअर का मांस में जो होता है उसको मतलब उसमें जो विषाक्तता होती है किसकी वजह से होती है? टीनिया सोलियम की वजह से। और इसकी वजह से जो है मस्तिष्क में रसौली नामक मतलब बीमारी हो जाती है इसकी वजह से। और इसको जो है, ये तो इसका साइंटिफिक नेम है जो टीनिया सोलियम है, और बाकी नॉर्मल इसको बोलते हैं पोक टेपवर्म, ठीक है। तो आपसे टीजीटी पीजीटी में इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो टेपवर्म किस जानवर में पाया जाता है या कौन सी बीमारी होती है। तो आपको याद रखना है कौन से जानवर की वजह से? पॉक मतलब होता है सुअर का मांस, ठीक है। तो सुअर में जो है ये टेपवर्म पाया जाता है। और कौन सी बीमारी होती है? मस्तिष्क में रसौली, ठीक है। फिर है शरीर में रक्त न जमना। हमारी बॉडी में, शरीर के अंदर अगर रक्त जम जाए तो कितनी दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो आप ये सोचो रक्त जमता नहीं है, लेकिन जैसे ही चोट लगती है उसको रक्त को तुरंत जमना भी ज़रूरी होता है। तो इसमें देखिए रक्त नहीं जमता है और सब जगह बढ़िया फ्लो होता रहता है। तो किसकी वजह से? हेपेरिन की वजह से। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? लीवर के द्वारा आपका ये बनाया जाता है। और जब रक्त जमने की बात आती है, जैसे चोट वगैरह लग जाती है, तो सभी को पता है कि उसमें क्या करते हैं? कैल्शियम और विटामिन के मिल करके क्या करते हैं? फाइब्रिन जाल बनाते हैं, उसमें आकर के आपकी आरबीसी फंस जाती है। और साथ ही साथ हमारे बॉडी में कुछ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह वो भी उसमें आकर के मदद करते हैं। फिर नेक्स्ट है शीशे वाले काम को क्या कहते हैं? अबला भारत कहते हैं। और ये काम कहाँ पर होता है? मणिपुर। अगर आपने मैरी कॉम मूवी देखी होगी तो उसमें आपने ऐसी ड्रेस जरूर देखी होगी कि जिसमें शीशे वाले लोग वहाँ पर कपड़े पहनते हैं और उसको हम लोग बोलते हैं अबला भारत। फिर नेक्स्ट है काले धागों से अंगामी नागा शॉल बनाई जाती है, और ये भी मणिपुर में ही बनाई जाती है। दोनों चीज़ों का आपको याद रखना है। और मणिपुर का जो पूर्वी इलाका है उसको ये जो सॉरी एक सेकेंड, ये अंगामी नागा शॉल है जो, तो मणिपुर के पूर्वी मतलब पूर्व साइड में उसको सामी लामी फी बोला जाता है इस शॉल को ही। फिलहाल इतना समझने की जरूरत नहीं है, अंगामी नागा शॉल ही जानो आप। फिर अब हम आ जाते हैं वर्क सिंप्लीफिकेशन पे। तो वर्क सिंप्लीफिकेशन कितने तरीके का होता है? यानी कि कार्य सरलीकरण 2 तरह है, औपचारिक और पेन और पेंसिल तकनीक, ठीक है। अब 4 इसमें जो है, अच्छे से सुनिएगा कि औपचारिक में भी 4 टेक्निक्स होती हैं और पेन और पेंसिल में भी 4 टेक्निक्स होती हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला वाला पढ़ रहे हैं, औपचारिक तकनीक। तो औपचारिक तकनीक में देखिए एक मैंने निमोनिक बनाया है MCMS। क्या याद रखना है आपको? MCMS, क्योंकि आप देखो टीजीटी में भी पूछा गया था कि कौन सी इसमें औपचारिक है, कौन सी पेन पेंसिल है, और कहीं भी पूछ सकते हैं। बड़ा अच्छा मतलब टॉपिक है ये। तो आपको क्या याद रखना? सिर्फ औपचारिक के लिए आपको MCMS याद रखना है। एक M से हो गया आपका माइक्रोमोशन, दूसरे से हो गया साइक्लोग्राफिक, फिर दूसरा M से हो गया मेमोशन, और S से हो गया आपका स्टॉप वॉच, ठीक है। ये हो गया हमारा। इसके बाद आपका है पेन और पेंसिल, दूसरा वाला। तो पेन और पेंसिल में क्या याद रखना है? POMP। क्या? POMP। तो एक P से आपका हो गया प्रोसेस चार्ट, ऑपरेशनल चार्ट, मेमोशन। इसके बाद आपका, सॉरी मेमोशन नहीं होगा यहाँ पर, मल्टीमैन होगा, सॉरी वेरी सॉरी, ये गलत हो गया यहाँ पर मल्टीमैन चार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हो जाएगा पाथवे चार्ट। जो आपका प्रोसेस चार्ट है इसमें हम लोग वो जो सिंबल्स होते हैं, लाइक आपका ट्राइंगल है, फिर लार्ज क्या बोलते हैं, स्क्वायर है, फिर सर्कल है, बड़ा सर्कल है, छोटा सर्कल है, ये सब प्रतीकों का यूज़ करके हम लोग जो है कार्यविधि को और देखते हैं कि कैसे कैसे काम हो रहा है, कैसे कैसे चीज़ें नहीं हो रही, ठीक है। और पाथवे चार्ट में हम लोग पिन और धागा का यूज़ करते हैं, ये सब आपको पता ही होगा। और जो ऑपरेशनल चार्ट होता है आपका, उसमें किसी एक स्पेसिफिक गतिविधि का अध्ययन किया जाता है, ठीक है।
फिर है कार्य सरलीकरण की जो अवधारणा थी वो किसने दी थी? मार्विन मुंडेल ने दी थी 1940 में, सबको पता है। और इन्होंने परिवर्तन के 3 नियम दिए थे इन्होंने, 3 जो देखिए मेन है, कहीं-कहीं 5 भी पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन 3 आप लोग जानो जो एकदम मेन है। तो वर्ग 1 में क्या होता है आपका? कार्यकर्ता की क्रियाओं में परिवर्तन। यहाँ पर है ये भी लिख कर के आता है, हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन। मतलब कि जो व्यक्ति कार्य कर रहा है वो अपने बॉडी और अपने हाथ की गतियों में परिवर्तन ला सकता है, ठीक है। इसमें आपका वो बिस्किट वाला एग्जाम्पल बहुत चलता है कि अगर हम गोल गोल बिस्किट बनाएंगे तो हमें उतनी बार अपने हाथ को इस तरीके से उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे बिस्किट बना रहे हो, चौकोर बिस्किट, तो आपको देखिए 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बिस्किट बनाने के लिए यहाँ आपको इतनी बार ऐसे करना पड़ा। और इसमें आप करोगे 4 बार ऐसे करके फिर तुरंत ऐसे ऐसे कर दोगे सारे। तो यहाँ पर तो 4 बार आपने उठाया, सिर्फ 4 बिस्किट बने। लेकिन यहाँ अगर आपने 4 बार किया तो आप देखो कितने बिस्किट बने, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है। फिर हमारा दूसरा है कार्यस्थल व यंत्रों में परिवर्तन। अगर हम जैसे मान लीजिए आप रोटी बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, और रोटी बनाने का जो स्लैब है किचन का वो बहुत ऊंचा है, तो आप उतने आराम से रोटी बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो अगर आपके बराबर, मतलब जिस तरीके से आप खड़े हैं, अगर खड़े होने का पोस्चर और इसके बाद वो जो स्लैब है वो आपके लंबाई के हिसाब से बिल्कुल बराबर में है, तो आप आराम से रोटी बना सकते हो और कम समय में ज़्यादा रोटियां बना सकते हो। लेकिन अगर आपके काम करने का जगह सही नहीं है, कार्यस्थल सही नहीं है, तो आप उतने अच्छे से काम नहीं कर सकते। और यंत्रों में परिवर्तन, अगर आप सही मतलब जो होम अप्लाइंसेज होते हैं, हमारे घरेलू उपकरण होते हैं, अगर उन घरेलू उपकरणों का भी आप मदद लेते हैं, उनकी सहायता लेते हैं, तो आपका काम का प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होगा और समय, श्रम, धन सबकी बचत होगी आपकी। इसके बाद उत्पादन में परिवर्तन, वर्ग 3 में आता है आपका, एक सेकंड, वर्ग 3 में आपका आएगा उत्पादन में परिवर्तन। तो उत्पादन में परिवर्तन जो होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका इंस्टेंट डोसा का बैटर आता है। अगर आप घर में दाल चावल भिगोगे, फिर उसको ग्राइंड करोगे, फिर उसको फर्मेंट करोगे, तब आप उसको बनाओगे, कितना टाइम लगेगा, कितना मेहनत भी लगेगी आपको। अगर मिक्सर है तब तो आपने पीस लिया, अदरवाइज आपको सिल पर पीसना पड़ेगा, सिलबट्टे के यूज़ से, तो आपको बहुत मेहनत लगेगी। लेकिन अगर आपने इंस्टेंट डोसा बैटर का यूज़ किया तो आप तुरंत पैकेट फाड़ोगे, घोलोगे और डोसा बना दोगे। ये एक एग्जाम्पल है। और आजकल इस तरीके की चीज़ें, इसीलिए आजकल रेडी टू ईट वाले जितने भी फूड हैं बहुत आ गए हैं। और फास्ट फूड भी आप कह सकते हो इसीलिए है कि जल्दी जल्दी बन जाता है और लोग उसी की तरफ भागते हैं। खैर, तो ये 3 आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो यहीं से आता है। फिर नेक्स्ट है आपका टीएमयू जो आपका आता है, ये हम लोगों ने जो पढ़ा ना स्टॉप वॉच, ये स्टॉप वॉच में इसका यूज़ होता है, अभी बताती हूँ मैं आपको। ये तो सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म जानना है, टाइम मेजरमेंट यूनिट, सभी को पता है। ये आपका टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि टाइम मैनेजमेंट में सॉरी, ये जो टीएमयू है इसका 1 सेकंड का कौन सा भाग होता है, ठीक है। तो ये जो एक क्या है, एक ये मेजरमेंट यूनिट है ना, देखो यहाँ पे लिखा है मेजरमेंट यूनिट। इसमें होता क्या है कि इस मापक इकाई में 1 सेकंड का ये 0.036वां भाग होता है। 1 सेकंड का याद रखना है, 1 सेकंड का कौन सा है, 0.036, ठीक है। इसके बाद और अगर 1 मिनट का होता है तो क्या पढ़ेंगे हम इसको, 0.0006। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछा गया है। आप अगर आपको नहीं है तो आपने भी पेपर देखा ही होगा टीजीटी 2021 का। फिर है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, फटाफट कर लेते हैं। अगर आपको फूलों से बहुत डर लग रहा है तो एंथोफोबिया है, ऊंचाई से डर लग रहा है तो एक्रोफोबिया है, पानी से डर लगता है तो हाइड्रोफोबिया है, सभी को पता है। अगर आपको बंद स्थान से डर लग रहा है, लाइक आप किसी बहुत कम स्पेस वाले जगह में या बहुत बंद सी जगह है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। फिर आपका एमआरआई है, एमआरआई सभी को पता है, जिसके थ्रू जो है आजकल तो किसी भी चीज़ के लिए कुछ होता है तो फटाफट एमआरआई कराने लगते हैं सब लोग, डॉक्टर सजेस्ट भी कर देते हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि आप लोग बचिए, कि जो है इन सब चीज़ों को जल्द से जल्द मत कराइए, क्योंकि आपको भी पता है कि इन सब में बड़ी जो है ऐसी रेज निकलती है जो हमारे बॉडी के लिए बड़ा लंबा जो है बैड इफेक्ट छोड़ जाती हैं। फिलहाल अभी आप आइए इस पर, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं। बीएमडी क्या है, बोन मिनरल डेंसिटी। ये एक तरीके का टेस्ट होता है जो आपके बोन्स में मिनरलाइजेशन है या मिनरल्स है उसकी और बोन्स की डेंसिटी को टेस्ट करता है कि बोन में जो मिनरल्स की डेंसिटी है वो कितनी है, कम है, ज़्यादा है, क्या है, ठीक है। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि आपकी हड्डियाँ हेल्दी हैं या कमज़ोर हो रही हैं या कैसी हो रही हैं, उनको जानने का एक तरीका है बीएमडी टेस्ट, ठीक है। फिर है आपका ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। तो कार्डियो से आप समझ सकते हैं कि ये एक टेस्ट होता है जिससे आपके हार्ट की चीज़ें देखी जाती हैं, अगर हार्ट में कोई दिक्कत है तो उसके लिए टेस्ट किया जाता है, ईसीजी बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर है आपका ईईजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। सिफेलो का मतलब क्या होता है, सिर से होता है, ठीक है, ब्रेन से आपके। तो यहाँ पर अगर ब्रेन में कोई दिक्कत है तो उसके लिए ईईजी सजेस्ट करी जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम। फिर है आपका कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ है, यहाँ पर भी थोड़ी एक न्यूमोनिक है मेरे पास। बैक्टीरियल डिजीज़ का क्या है, देखिए HTTP, एक सेकेंड, HTT, फिर है आपका PKD, ठीक है। तो देखिए H फॉर हैजा, फिर T फॉर टाइफाइड,
फिर दूसरे टी से टीबी, तीसरे टी से टिटनेस, यहाँ पर ये थोड़ा गलत लिखा गया, टिटनेस। फिर आपका पी से आपका प्लेग, फिर के से आपकी कुकर खांसी और डी फॉर डिप्थीरिया। ठीक है, आई होप पसंद आया होगा। पसंद देख लीजिएगा थोड़ा सा, बस एक कोशिश करिए। बाकी अभी तो बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन मेन जो है आपकी ये है, बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। फिर आपकी कुछ वायरस से वो होने वाली वायरल डिजीज जिसको आप कह सकते हो। तो देखिए क्या है, एड्स है, खसरा यानी मीजल्स है आपका, पीलिया है, पोलियो है, हेपेटाइटिस है, बर्ड फ्लू है, स्वाइन फ्लू है, इबोला वायरस है, चेचक है। ये सब चीज़ें आपकी किससे होती हैं? वायरस से फैलने वाली डिजीज़ है। फिर आपका डोकरा का फुल फॉर्म दिया गया है। डोकरा आप लोग बताइएगा कि जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट की गई स्कीम है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा? इसका फुल फॉर्म है आपका डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन इन रूरल एरियाज़। इसका जो प्लान आया था, मतलब जब इस चीज़ की प्लानिंग करी गई थी कि डोकरा को लाया जाए, तो इसकी प्लानिंग करी गई थी 1974 में, बट इसको लॉन्च कब किया गया था? 1982 में। एक चीज़ आपको याद रखनी है। फिर ये है आपका जो काली मिर्च होती है उसमें आपका पिपेरिन पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? काली मिर्च में पिपेरिन पाया जाता है। चलिए, अब आज के लिए हमारा इतना ही। इतने क्वेश्चन थे, क्वेश्चन क्या, इतने हमारे पास शॉर्ट्स थे। आप लोग देख लेना, नोट कर लेना, या जो भी आपको इच्छा करे। तो ऐसे अभी हम लोग कुछ वन लाइनर करते रहेंगे। मुझे भी लग रहा है कि कुछ चीज़ें आपको देना ज़रूरी है। तो चलिए, आप लोग अपना ध्यान रखिए और बढ़िया नवरात्रि सेलिब्रेट करिए। 8-9 दिन आराम से पूजा करिए, मन को शांति दीजिए, और अपने लिए, अपने लोगों के लिए, और थोड़ा सा विश्व कल्याण के लिए, संसार कल्याण के लिए, सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करिए, कामना करिए, और खुश रहिए। और कोशिश भी करिए कि जिनके लिए आप कुछ कर सकें या जिनको खुश रख सकें, रखिए। क्योंकि देखिए, खुश रहना और खुश रखना दोनों ज़रूरी होता है। ठीक है, हालांकि सबसे पहले खुद को खुश रखिए। चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते। अब मिलेंगे दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।